Assalamualaikum. Welcome to my channel BSN Generic for All. So today we are going to discuss a lecture of applied nutrition about nutrition considerations in preschooler and infants. So let's start the video. These are the objectives. Key facts से start करेंगे. So every infant and child has the right to good nutrition according to the Convention on the Right of the Child. एक कन्वेंशन जारी किया गया यूनिवर्सली वर्ल्ड वाइड, जो कि सारे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सब ने ये एक्सेप्ट किया गया है. ये एक ह्यूमन राइट इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है. कन्वेंशन है चाइल्ड्स के राइट के बारे में, चाहे वो इकोनॉमिकल राइट हो, सोशल राइट्स हों, जो भी राइट, हेल्थ के राइट्स हों, इन सब को एक सिंगल डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट किया जाता है, जो कि जिसके मुताबिक क्या है, राइट टू गुड न्यूट्रिशन, कि हर चाइल्ड एंड इन्फेंट जो है उसका राइट है कि उसे गुड न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जाए. आज अगर हम देखें तो अंडर न्यूट्रिशन जो है वर्ल्ड वाइड, अंडर न्यूट्रिशन की वजह से, यानी कि उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर मिनरल्स, वाइटामिन्स वगैरह ना मिलने की वजह से, अंडर न्यूट्रिशन की वजह से 45% जो है चाइल्ड्स की डेथ हो जाती है. ग्लोबली 2020 में अगर हम देखें तो 149 चिल्ड्रंस जो हैं, 149 मिलियन चिल्ड्रंस, ये एस्टिमेट किया जाता है कि 149 मिलियन चिल्ड्रंस जो हैं अंडर 5 एज वाले, उनकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है उनके एज के मुताबिक. किस वजह से? अंडर न्यूट्रिशन की वजह से. 45 मिलियन व एस्टिमेटेड किए जाते टू बी वेस्टेड, यानी कि वो बहुत ज़्यादा थिन है, उनका BMI बहुत कम है. एंड 38.9 मिलियन वर ओवरवेट और ओबीज हो चुके हैं अंडर न्यूट्रिशन की वजह से. और सिर्फ ऐसे 44% ऑफ इन्फेंट हैं 0 to 6 मंथ्स के ओल्ड जो हैं, सिर्फ ऐसे हैं जिन्हें ब्रेस्ट फीड प्रॉपरली मिल जाती है. फ्यू चिल्ड्रन रिसीव न्यूट्रिशनली एडिक्वेट एंड सेफ कम्प्लीमेंट्री फूड्स. बहुत ही कम ऐसे चिल्ड्रंस होंगे जिन्हें न्यूट्रिशन एडिक्वेट फूड मिल जाता है और कम्प्लीमेंट्री फूड्स मिल जाते हैं. कम्प्लीमेंट्री फूड्स हम कहते हैं जो ब्रेस्ट फीड पे होते हैं जो चिल्ड्रंस, उनको जब उनकी एज बढ़ती जाती है तो सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग पे जो है वो रिलाई नहीं कर पाते, यानी कि वो उनके लिए फिर एडिक्वेट नहीं रहती. देन हम उनके डाइट में और चीज़ें ऐड कर देते हैं, कम्प्लीमेंट्री फूड्स ऐड कर देते हैं. कम्प्लीमेंट्री फूड्स हम कहते हैं कि अलॉन्ग विद द ब्रेस्ट फीड हम उसको और साथ में जैसे कि सीरियल्स वगैरह देते हैं, मैश पोटैटोज़ वगैरह देते हैं, ये सारे दें. सो ऐसे जो है वर्ल्ड वाइड बहुत ही कम चिल्ड्रंस होंगे जिन्हें एडिक्वेट न्यूट्रिशन मिल पाती है. In many countries, less than a fourth of infants 6 to 23 months of age meet the criteria of dietary diversity and feeding frequency that are appropriate for their age. और कुछ ही ऐसी कंट्रीज़ होगी जिसमें से 6 to 23 मंथ्स के जो इन्फेंट्स हैं उन्हें उनकी क्राइटेरिया के मुताबिक जो एडिक्वेट न्यूट्रिशन है वो मिल जाती है. ओवर 8,20,000 children's lives could be saved every year among children under 5 years. हम जो है इतने लोगों की, इतने चिल्ड्रन जो है उनकी ज़िंदगियां बचा सकते हैं कि अगर हम जो भी चिल्ड्रंस हैं अंडर 5 इयर्स के, उन सब को हम ऑप्टिमल ब्रेस्ट फीडिंग दें. ब्रेस्ट फीडिंग जो है इसके बहुत ज़्यादा आजकल जो है इसके बारे में अवेयरनेस दी जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चाइल्ड ग्रोथ के लिए. इसकी वजह से क्या होता है, IQ इंटेलिजेंस, IQ इम्प्रूव होता है, स्कूल अटेंडेंस, मतलब यानी कि जो चिल्ड्रन है वो ज़्यादा उसकी हेल्थी लाइफ रहेगी, देन वो आगे चल के कुछ ना कुछ जो है वो कर पाएगा. ओके. Improving child development and reducing health costs through breastfeeding result in economic gain. अगर हम चाइल्ड डेवलपमेंट को, उसके हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे, चाइल्ड की डेवलपमेंट को और हेल्थ कॉस्ट को कम कर देंगे, दैन ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से इकोनॉमिक गेन हो सकता है फैमिलीज़ के लिए नेशनल लेवल पे, बिकॉज़ कंट्री जो है वो इन्हीं बच्चों से बनती है. एंड अगर वो हेल्थी नहीं होंगे देन वो अपने मास्टर के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज़ वो हेल्थी नहीं है, उनमें इतनी जो है वो IQ नहीं है, उनमें इतनी डेवलपमेंटल पावर नहीं है.
है. सो ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर. इन्फेंट एंड प्री स्कूलर चिल्ड्रंस. रिसर्च से ये प्रूव होता है कि चाइल्ड जो है अपने अर्ली ईयर्स में, अगर वो इन्फेंट्स एंड प्री स्कूलर चिल्ड्रंस, रिसर्च के मुताबिक जो अर्ली ईयर्स होते हैं चाइल्ड के, अगर वो उस ईयर्स में हेल्दी रहेंगे, हेल्दी डाइट उन्हें मिलेंगी, देन ये बेटर होगा, ये बहुत ज़्यादा गुड होगा उनके लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए एंड वेलबींग के लिए. यानी कि आगे चल के भी वो हेल्दी ही रहेंगे अगर वो अपने अर्ली ईयर्स में हेल्दी डाइट ले रहे हैं. और वेरियस स्टडीज़ के मुताबिक ये हाईलाइट किया जाता है कि अगर चाइल्ड जो है अपने शुरू के दिनों में, शुरू के महीनों में एक एडिक्वेट डाइट ले रहा है, उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, उसकी डेवलपमेंट अच्छी हो रही है, देन फ्यूचर डेवलपमेंट भी उसकी अच्छी होगी. जब न्यूट्रिशन डिमांड जो है एक न्यू बेबी जो होता है उसकी न्यूट्रिशन डिमांड्स पूरी करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग, एग्जॉस्टिंग, थका देने वाला एंड ओवरवेलमिंग, कंफ्यूजिंग जो है टास्क होता है. और स्पेशली अगर आपको कोई गाइडेंस नहीं है, आपके पास कोई एडवाइस देने वाला नहीं है. और ये हमेशा याद रखें कि हम एक चिल्ड्रन के लिए, यानी कि एक चाइल्ड के लिए जो चीज़ें अप्लाई करते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो हर चाइल्ड के लिए होगा. हर एक चिल्ड्रन की अपनी अपनी अलग अलग न्यूट्रिशनल जो है डिमांड्स होती हैं. हेल्थी हैबिट्स जो होती हैं ये चाइल्ड का राइट होता है. फ्रॉम बर्थ से ही चाइल्ड का राइट होता है कि उसे हेल्थी हैबिट्स दी जाए. इनफैक्ट हेल्थ ऑफ द बेबी जो है वो इवन डिसाइडेड की जाती है बिफोर हिज बर्थ. यानी कि एक जो है अगर मदर जो है उसकी हेल्दी होगी, देन चाइल्ड जो है वो भी हेल्दी होगा. सो ये चाइल्ड जो है उसके पैदा होने से पहले ही उसकी जो हेल्थ है, उसकी जो वेलबींग है वो पहले से ही डिसाइड कर दी जाती है. अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन जो है अपने प्रेगनेंसी के दौरान बहुत अच्छी डाइट ले रही है, गुड फूड हैबिट्स है उनकी, हेल्थी फूड हैबिट्स है, देन उनका जो चाइल्ड है वो भी बोर्न होगा विद हेल्थी फूड हैबिट्स. चिल्ड्रन जो होते हैं ऑफन टेक द एटीट्यूड एंड हैबिट फॉर्म ड्यूरिंग देयर. और चिल्ड्रंस जो होते हैं उन्हें उनके इनिशियल डेज़ में ही जो हैबिट्स, जो एटीट्यूड दिया जाता है टूवर्ड्स अ हेल्थ, टूवर्ड्स अ हैबिट्स, देन वो उनके आगे लाइफ में भी वही चलती जाती है. सो अगर वो हेल्थी हैबिट्स होंगी तो आगे लाइफ में भी हेल्थी हैबिट्स ही होंगी. एट ऑल एजेस पे ज़्यादातर जो होता है चिल्ड्रन जो होते हैं वो डाइट जो है जो ले रहे होते हैं वो न्यूट्रिएंट डाइवर्सिटी की नहीं होती. यानी कि उसमें न्यूट्रिएंट्स काफ़ी कम होते हैं और बहुत ज़्यादा शुगर, सॉल्ट और फैट वगैरह उन्हें लेना पसंद होता है. बहुत ज़्यादा टू मच फैट, शुगर्स वगैरह लेते हैं. द रिस्क एट ईच एज कैन लीड टू वन और मोर फॉर्म ऑफ है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि मैल न्यूट्रिशन जो है वो हो सकता है चिल्ड्रन को. यानी कि स्टंटिंग, ग्रोथ उनकी रुक सकती है, बहुत ज़्यादा पतले दुबले हो जाते हैं. हिडन हंगर और ओवरवेट एंड ओबेसिटी. हिडन हंगर हम किसे कहते हैं? हिडन हंगर जो होता है यानी कि एक चाइल्ड है उसे जो डाइट दी जा रही है वो न्यूट्रिएंट पुअर है, यानी कि उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है, विटामिन मिनरल्स वगैरह नहीं है. सो उसकी अंदर की जो बॉडी की जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से उसे और भूख लगती है. सो वो और जो है वो खा रहा होता है, लेकिन फिर भी उसके खाने में वो न्यूट्रिएंट्स उसकी पूरी नहीं हो रही. तो चाहे वो जितना भी खाएगा उसकी न्यूट्रिएंट्स पूरी नहीं हो रही हैं. सो वो और डिमांड कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि हिडन हंगर हो जाता है और ओवरवेट हो जाते हैं और ओबेसिटी कॉज हो जाती है. सो ओवरवेट और ओबेसिटी जो है ये भी मैल न्यूट्रिशन की वजह से कॉज होता है. और अगर बहुत ज़्यादा वो दुबले पतले हैं अपने एज के मुताबिक या अपने हाइट के मुताबिक, सो वो भी मैल न्यूट्रिशन की वजह से कॉज होता है. दिस कंडीशन कैन अफेक्ट स्कूल परफॉर्मेंस, जिसकी वजह से जो चाइल्ड है उसका स्कूल परफॉर्मेंस जो है वो अफेक्ट हो सकता है. उसकी जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं. उसके हेल्थ रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा हो सकते हैं. फैक्टर्स इन इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन और इन्फेंट्स में कौन कौन से रिस्क फैक्टर है जो कि उनकी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को जो है अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले है इनअप्रोप्रिएट ग्रोथ, यानी कि उनकी ग्रोथ जो है वो सही तरीके से नहीं हो रही जिस तरह होनी चाहिए. यानी कि अगर वेट गेन जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है या फिर टू रैपिड हो रहा है फॉर लैंड. ओके. इनअप्रोप्रिएट और इनएडिक्वेट डाइट, अगर उनकी डाइट जो है वो सही नहीं है, इनएडिक्वेट है, अप्रोप्रिएट नहीं है. सो ये किस वजह से हो सकता है कि अगर हम उनका जो फार्मूला फीडिंग है वो अगर हम बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड बना रहे तो वो नहीं पी रहा, या बहुत ज़्यादा डाइल्यूट बना रहे कि वो नहीं पी रहा, या फिर उसमें हमने कोई सॉलिड और सीरियस वगैरह की एडिशन कर ली है जिसकी वजह से चाइल्ड वो ले नहीं रहा.
सॉलिड जो होते हैं, अगर हम सॉलिड जो है वो हमने 4 to 6 मंथ से पहले सॉलिड फूड जो है वो नहीं देना है। इससे क्या होता है कि अगर हम सॉलिड फूड जो होते हैं 4 to 6 मंथ से पहले ही देना स्टार्ट कर देते हैं तो वो ब्रेस्ट मिल्क जो है उनकी डिमांड कम हो जाती है फिर, और वो ब्रेस्ट मिल्क जो है वो नहीं ले सकते, क्योंकि उनकी डिमांड सॉलिड फूड से ज़्यादा जल्दी पूरी हो रही है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्रेस्ट मिल्क जो है उसकी एक अपनी न्यूट्रिशन फैक्टर्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सो अगर वो नहीं मिलेंगे दैन उनकी डाइट जो है वो एडिक्वेट नहीं होगी। थर्ड पे है फूड इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टू सपोर्ट, और इसमें मैं साथ साथ MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताती चलूँ तो MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे आते हैं कि हमने सॉलिड फूड जो है वो 4 to 6 मंथ से पहले नहीं देना है, 6 मंथ के बाद से इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करना है। अप्रोप्रिएट टू सपोर्ट डेवलपमेंटल प्रोग्रेस, यानी कि उनको जो हम फूड दे रहे हैं वो उनके डेवलपमेंटल प्रोग्रेस को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है। फिंगर फूड्स और टेक्सचर फूड आर नॉट ऑफर्ड बाय डेवलपमेंटल एज ऑफ 6 to 8 मंथ्स। अगर हम उन्हें 6 to 8 मंथ्स तक, अगर वो 6 to 8 मंथ्स के हो गए हैं और उन्हें हम टेक्सचर और फिंगर फूड्स नहीं दे रहे हैं, सो जिसकी वजह से क्या होता है उनका डेवलपमेंटल जो प्रोग्रेस है वो सपोर्ट नहीं कर रहा होता, यानी कि उनके अंदर की जो इंजाइम्स है वो एक्टिवेट नहीं होंगे अगर हम उन्हें ये फूड्स नहीं देंगे। 9 to 12 मंथ से पहले, अगर 9 to 12 मंथ जो है उसमें हम अगर उन्हें कप और स्पून ऑफर ना करें, जिसकी वजह से वो डेवलपमेंटली क्या होते हैं इनअप्रोप्रिएट हो जाती है। कप और स्पून जो होते हैं उनके डेवलपमेंटल में हेल्प करते हैं। बॉटल यूज़ कंटिन्यू आफ्टर 18 मंथ्स, और अगर हम बॉटल यूज़ और अगर हम 18 मंथ्स के बाद भी उन्हें बॉटल फीडिंग दे रहे हैं देन ये अप्रोप्रिएट नहीं है उनकी डेवलपमेंट के लिए। इनअप्रोप्रिएट फीडिंग बिहेवियर्स और एनवायरनमेंट, यानी कि अगर उनकी फीडिंग बिहेवियर्स जो हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं, या उनको वो इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा जिसमें उनके फीडिंग बिहेवियर्स डेवलप हों। अगर इन्फेंट जो है उसे डिमांड पे फीड करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता, यानी कि हमने जो है इन बच्चों को क्या करना है उनकी डिमांड पे छोड़ना है कि वो क्या खाना चाहते हैं, किस टाइम खाना चाहते हैं, उन्हें उसी टाइम ऑफ़र करना चाहिए। यानी कि अगर हम प्रेशर देंगे, फोर्स करेंगे या फिर रिवॉर्ड वगैरह इसकी वजह से अगर हम करेंगे तो ये सही नहीं है। अगर हम उनको जो फूड दे रहे हैं उस पर वो 10 मिनट से कम लगा रहे हैं और या फिर 40 मिनट से ज़्यादा ले रहे हैं देन ये भी कोई अप्रोप्रिएट जो है फीडिंग बिहेवियर नहीं है। हेल्थ फैक्टर्स इम्पैक्टिंग न्यूट्रिशन एंड फीडिंग, कौन कौन से ऐसे हेल्थ फैक्टर्स हैं जो कि न्यूट्रिशन और उन चाइल्ड जो है उसकी फीडिंग को इम्पैक्ट करते हैं। यानी कि अगर कोई भी ऐसा चाइल्ड है कि अगर वो ट्यूब फीड पे है सो ये एक फैक्टर हो सकता है जिससे उसकी न्यूट्रिशन डिमांड पूरी ना हो सके। ओरल मोटर प्रॉब्लम और डिले, अगर उन्हें कोई ओरल मोटर यानी कि अगर क्लिप लिप्ट वगैरह है, कोई कंजेनिटल डिजीज़ है, इसकी वजह से जो है वो उनकी न्यूट्रिशन नीड पूरी नहीं हो रही है। फूड फार्मूला एलर्जीज और अगर कोई ऐसे फूड फार्मूला जो हम दे रहे हैं उससे कोई उन्हें एलर्जी है या फिर लैक्टोज इंटॉलरेंस है जिसकी वजह से हम लैक्टोज उन्हें नहीं दे सकते, इसकी वजह से भी अफेक्ट हो सकती है। अगर कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन डायग्नोज हुई है जिसकी वजह से उनका न्यूट्रिएंट नीड जो है वो चेंज हो रहे हैं या वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, या फिर ऐसी कोई मेडिकेशन यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी जो एपिटाइट है वो अफेक्ट हो रही है और उनके एब्जॉर्प्शन मेटाबॉलिज्म वगैरह अफेक्ट हो रही है। सो दीज आर द फैक्टर्स। बेस्ट फीडिंग ऑप्शंस फॉर इन्फेंट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में इन्फेंट के लिए बेस्ट फीडिंग ऑप्शंस कौन कौन से हैं। ब्रेस्ट फीडिंग टिल एक्सक्लूसिव टिल 6 मंथ्स ऑफ एज, 6 मंथ्स ऑफ एज तक हमने ब्रेस्ट फीड जो है वो देना ही देना है। ये बहुत ज़्यादा एक एक्सक्लूसिव टाइम है। स्पीशीज स्पेसिफिक सुटेबल नेचुरल वार्म फ्री ऑफ बैक्टीरिया एंड रेडिया, बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग जो है ये स्पेसिफिक होती है चाइल्ड के लिए, उसी के लिए बनी गई होती है, सूटेबल होती है, नेचुरल भी होती है और ये वार्म भी होती है, एक अपने अप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे होती है, बैक्टीरियल फ्री होती है और हर जगह पे अवेलेबल होती है। क्लोस्ट्रम रिच इन एंटीबायोटिक, क्लोस्ट्रम जो है हम कहते हैं फर्स्ट ब्रेस्ट फीड जो होता है उसे हम क्लोस्ट्रम कहते हैं, जो कि हाईली रिच होता है इन एंटीबॉडीज़ एंड बेबी की इम्यूनिटी डेवलप करने में हेल्प करता है। और जो भी ब्रेस्ट फीडिंग में ईजिली डाइजेस्टेबल प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट फैट्स, उसमें जो मिल्क है उसमें प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट फैट्स ऐसे वो मौजूद होते हैं जो कि ईजिली डाइजेस्टेबल होते हैं बाय चाइल्ड।
और ये बहुत ज़्यादा रिच होता है विटामिन्स में। अगर हम कंपेयर करें और मिल्क के साथ, चाहे वो काऊ मिल्क हो, बफलो मिल्क हो, गॉट मिल्क हो, उसके साथ कंपेयर करेंगे तो इसमें हाई रिच ऑफ विटामिन्स होते हैं। और ये जो है चाइल्ड जो है उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसका बिहेवियरल डेवलपमेंट, उसका कॉग्निटिव, उसका ब्रेन डेवलपमेंट, इस सब को स्टिमुलेट करता है, इसकी बिल्डअप में हेल्प करता है। रिसर्च से ये सजेस्ट किया जाता है कि वो बेबीज़ जिनको एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड किया जाता है उनको स्टमक प्रॉब्लम्स बहुत कम होते हैं, इन्फेक्शंस बहुत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो चाइल्ड जो होते हैं ज़्यादातर बॉटल फीडिंग पे होते हैं उनके मुकाबले में। और ये भी सजेस्ट किया जाता है रिसर्च से कि ब्रेस्ट फीड बेबीज़ जो होती हैं उनको ओबेसिटी का चांस भी बहुत ज़्यादा कम होता है, और उनके जो हेल्थ कंसर्न्स हैं डेवलपिंग हेल्थ कंसर्न ऑफ विच देयर इज़ अ फैमिली हिस्ट्री, और उनके उसमें जो डिजीज़ हैं उनकी डेवलपमेंट बहुत कम होती है, और फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ जो है फिर इसकी वजह से वो जो है वो ज़्यादा हेल्थी फैमिली जो है आगे रन कर सकते हैं। द मिल्क ऑल्सो हैज़ लैक्सेटिव इफ़ेक्ट्स। लैक्सेटिव इफ़ेक्ट्स हम कहते हैं, लैक्सेटिव जो होते हैं ये टाइप ऑफ फाइबर्स होते हैं जो कि बॉवल को एम्प्टी करने में हेल्प करते हैं। सो इससे क्या होता है, इसमें लैक्सेटिव फैक्टर्स होते हैं जिससे की मदद से जो है चाइल्ड अपना फर्स्ट स्टूल पास कर सकता है, जो कि इसके जो इंटेस्टाइन है उसे फ्लश आउट कर देता है। इसकी वजह से एक्सेसिव बिलीरुबिन भी फ्लश आउट हो जाता है, और जॉन्डिस जो है उसकी कम से कम चांसेस होते हैं। एक्सप्रेस्ड मिल्क, एक्सप्रेस मिल्क किसे कहते हैं? अगर कोई ऐसी मदर है जो कि अनकंफर्टेबल फील कर रही है चाइल्ड को ब्रेस्ट फीड देने से, सो ये एक और ऑप्शन भी है बॉटल फीडिंग का, योर बेबी एक्सप्रेस मिल्क। यानी कि इसका मतलब होता है कि हम जो है विदाउट बेबी सकलिंग हम अपना जो मदर है वो अपना मिल्क एक्सप्रेस कर सकती हैं टू देयर चाइल्ड बाय डूइंग मैनुअल और इलेक्ट्रिक पम्प से वो बॉटल में जो है उसके ज़रिए से उसे फीड कर सकती हैं। कंपोजिशन ऑफ मिल्क, मिल्क की कंपोजिशन डिफरेंट टाइप ऑफ मिल्क में किस तरह की कंपोजिशंस होती है पर 100 ml हम देखेंगे। न्यूट्रिएंट्स इसमें कितने होते हैं ह्यूमन मिल्क में, काऊ मिल्क में, बफलो में। सो कार्बोहाइड्रेट जो है ह्यूमन मिल्क में 6.8 होते हैं, काऊ में 5 एंड बफलो में 4.5। सो हाई कार्बोहाइड्रेट मिल्क होता है इन ह्यूमन। प्रोटीन्स जो है ह्यूमन मिल्क में 1.5 होता है, काऊ में 3.5 एंड बफलो में 4.3। बफलो मिल्क जो होता है हाईली प्रोटीनिशियस होता है। फैट जो है ह्यूमन में 4.0 होता है, काऊ में 3.5 एंड बफलो में 7.5। सो बफलो मिल्क इज़ हाईली फैटी भी होता है। एनर्जी 6.68 इन ह्यूमन मिल्क, काऊ में 66 एंड बफलो में 103। बफलो मिल्क इज़ हाईली एनर्जेटिक होता है, 103 इसमें किलो कैलोरी एनर्जी है। कार्बोहाइड्रेट जो है ये प्रोवाइड करता है 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम, प्रोटीन प्रोवाइड कर रहा है 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम एंड फैट प्रोवाइड कर रहा है 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम। ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। ओके, ये सारे MCQs में आ सकते हैं एंड जो इसकी कंपोजिशन है जितनी भी ये सारी भी MCQs में आ सकती है। सो रिमेंबर इट। प्री टर्म इन्फेंट्स एंड हैव स्पेशल नीड्स। प्री टर्म इन्फेंट्स हम कहते हैं प्री मेच्योर इन्फेंट्स को, यानी कि जिनकी बर्थ जो है वो वक्त से पहले हो जाती है। यानी कि जो 40 वीक्स होते हैं प्रेगनेंसी के, 9 मंथ्स जो होते हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाते और उससे पहले अगर बर्थ हो जाती है उसे हम कहते हैं प्री टर्म इन्फेंट और प्री मेच्योर बर्थ। सो जो बेबीज़ जो होते हैं प्री मेच्योरली उनकी बर्थ हो जाती है, बोर्न हो जाते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है रैपिड ग्रोथ के लिए, और ये ज़्यादातर हम लो बर्थ वेट जो इन्फेंट्स होते हैं उनके लिए भी ये सप्लाई किया जाता है। यानी कि जिनका वेट जो है उनके उसके मुताबिक कम होता है तो उन्हें भी हम एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स देते हैं। बिकॉज ये किस वजह से ऐसा होता है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी है उसमें जो लास्ट मंथ होता है उसमें मैक्सिमम ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होती है फ्रॉम प्लेसेंटा टू बेबी, यानी कि जो इन्फेंट है उस तक मैक्सिमम ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होती है इन द लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि वो प्री मेच्योर बर्थ हो जाती है तो वो लास्ट मंथ उससे मिस हो जाता है, जिसकी वजह से वो न्यूट्रिएंट्स उसे मिल नहीं पाती और फिर उन्हें एक्स्ट्रा बाहर से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। सो प्री टर्म बेबीज़ जो होते हैं ये प्री टर्म फार्मूला फिर हम इन्हें देते हैं या फिर कम्बिनेशन ब्रेस्ट मिल्क के साथ दे देते हैं। इवन आफ्टर डिस्चार्ज के बाद भी जो प्री टर्म इन्फेंट्स होते हैं उन्हें आयरन एंड विटामिन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं फॉर एडिक्वेट न्यूट्रिएंट उनकी न्यूट्रिएंट नीड्स पूरी करने के लिए।
प्री लैक्टियल फीड्स। प्री लैक्टियल फीड्स हम किसे कहते हैं, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग से पहले जो फीडिंग दी जाती है उन्हें हम कहते हैं प्री लैक्टियल फीड्स उसे। सो प्री लैक्टियल फीड्स जो होती हैं ये वो फीडिंग होती है जो कि हम न्यू बॉर्न्स को देते हैं ऑन द वेरी फर्स्ट डे पे। जैसे ही वो पैदा हो जाते हैं, ब्रेस्ट मिल्क से पहले जो उन्हें फीडिंग दी जाती है उन्हें फर्स्ट डे ऑफ लाइफ पे, उसे हम कहते हैं प्री लैक्टियल फीड। और ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है। प्री लैक्टियल फीड जो है इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, कोई हनी देता है, कोई जैगरी देता है, ब्राउन शुगर फ्रॉम शुगर केन, कोई घी देता है, कोई गुड टी, हर्बल पेस्ट या ग्रीन टी वगैरह दे देते हैं। तो ये जो है प्री लैक्टियल फीड जो है ये डिपेंड होती है, स्पेसिफिक होती है अलग अलग कास्ट के मुताबिक, फैमिली और कल्चर के मुताबिक। ये हर एक का डिफरेंट होता है कि कोई क्या देता है। न्यू बोर्न जो होते हैं इन्हें प्री लैक्टियल फीड दी जाती हैं, उनके मुताबिक वो किस रीज़न की वजह से उन्हें देते हैं। उनका ये कंसेप्ट होता है कि ये बेबी के बावल को क्लीन करने के लिए कि ये दिए जाते हैं, या फिर उनके माउथ और थ्रोट को मॉइस्ट करने के लिए दिया जाता है, या फिर उनको वार्म करने रखने के लिए दिया जाता है, या फिर बेबी को सूथ करने के लिए दिया जाता है, या फिर उनका पेन वगैरह अगर उनके स्टमक में है तो वो रिलीफ करने के लिए, या फिर स्टूल पास करने के लिए, जो ईज़िली पास स्टूल हो स्टूल को ईज़िली पास करने के लिए दिया जाता है प्री लैक्टियल। लेकिन ये जो है हम ऐसा हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्री लैक्टियल फीड जो होती हैं ये हम अवॉइड अगर हम करें, इस तरह एजुकेट करें कि वो प्री लैक्टियल फीड्स अवॉइड करें, बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग जो है अगर वो सबसे पहले दिया जाए सो ये उनके हेल्थ के लिए काफ़ी बेहतर है। प्री लैक्टियल फीड्स में डिले द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। प्री लैक्टियल फीड्स की वजह से क्या हो जाता है कि ब्रेस्ट मिल्क की प्रोडक्शन डिले हो जाती है, एंड द परसीव लैक ऑफ ब्रेस्ट मिल्क में इंकरेज द यूज़ ऑफ प्री लैक्टियल फीड। और फिर अगर डिले हो गया ब्रेस्ट मिल्क में तो उसकी वजह से फिर मजबूरन भी प्री लैक्टियल फीड्स देने पड़ते हैं। प्री लैक्टियल फीड जो होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं एंड इम्यूनोलॉजिकल वैल्यू भी उसकी नहीं होती है। सो इसीलिए और ज़्यादातर क्या होता है कि कंटामिनेंट्स वगैरह जो हैं वो भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं बेबी के बॉडी में, जिसकी वजह से WHO और यूनिसेफ जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिस्करेज किया है प्री लैक्टियल फीड्स को जब तक कि मेडिकली वो इंडिकेटेड ना किए जाएं। यानी कि अगर मेडिकली कोई दे रहा है, आपको फिजिशियन प्रोवाइड कर रहे हैं, देन इट्स फाइन, लेकिन ख़ुद से कोई प्री लैक्टियल फीड्स देना ये बिल्कुल भी उनकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। बॉटल फीडिंग, बेबी फार्मूला मिल्क के लिए दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है बेबी को फीड करने के लिए, जिसे हम कहते हैं बेबी फार्मूला मिल्क, जिसमें ऐसी कंपोजिशन होनी चाहिए जो कि ब्रेस्ट मिल्क की ही अकॉर्डिंग हो। 3 टाइप्स ऑफ फार्मूला होते हैं हमारे पास, वे बेस्ड, कैजियन बेस्ड एंड सोया बेस्ड। वे बेस्ड मिल्क ये जो है मिल्क प्रोटीन्स है, 2 तरह के प्रोटीन्स होते हैं मिल्क में, एक वे बेस्ड होता है, एक कैजियन बेस्ड होता है। वे बेस्ड जो होता है ये बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सा होता है, वाटरी लाइक होता है, एंड ये सिमिलर बैलेंस में होता है, इंग्रेडिएंट्स में इसमें सेम होते हैं एज ब्रेस्ट मिल्क के। जबकि कैजियन बेस्ड जो होता है ये कर्ड लाइक होता है, थोड़ा सा गाढ़ा सा होता है, एंड ये इजी डाइजेस्ट नहीं हो पाता जैसे कि वे वाला होता है इसीलिए। और इस के बाद जो है कैजियन वाला अगर हम देंगे तो ये फुल टाइम तक बेबी लॉन्गर टाइम तक फुलर होगा, एंड इसीलिए हम ज़्यादा छोटे जो इन्फेंट्स होते हैं उसमें ये नहीं देते हैं, बल्कि जो थोड़े ओल्डर बेबीज़ होते हैं उसमें ये हम देते हैं, जो कि ग्रोइंग होते हैं, ग्रोइंग बेबीज़ होते हैं उसमें हम देते हैं ताकि वो फुल टाइम तक लॉन्गर फुलर फील करें। सोया फार्मूला जो होता है ये उन बेबीज़ के लिए होता है जो कि काउ मिल्क जो है वो टॉलरेट नहीं कर सकते, उसकी वजह से उन्हें कुछ ना कुछ या एलर्जिक हो जाती है या स्टमक अपसेट हो जाता है। सोया फार्मूला जो होता है ये फिर हम सब्स्टिट्यूट के तौर पे यूज़ करते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि हम मेजर करें कि हाँ बेबी जो है उसे कितनी मिल्क की ज़रूरत है। तो इसके बाद इसकी वजह से जो हमें गाइडलाइन दी जाती है वर्ल्ड वाइड, WHO ने दी है कि 6 मंथ्स तक जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग देनी चाहिए, उन्हें जो है मिल्क देना चाहिए, एवरेज ऑफ बिटवीन 2 to 2.5 आउंसेस ऑफ फार्मूला पर पाउंड ईच डे, यानी कि ईच डे हमने 2 to 2.5 आउंसेस जो है उन्हें ईच डे पे मिल्क देना है। ये MCQs में आ सकता है, लेकिन बेस्ट वे ये होता है कि अगर हम उन पे नज़र रखें कि वो कितना ले रहे हैं, उनका वेट गेन कितना हो रहा है, उससे भी हम मेजर कर सकते हैं। अगर स्मॉल अमाउंट्स में हम फीडिंग कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा, जिससे क्या होगा कि बेबी का जो स्टमक है बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो जिसकी वजह से वो थोड़ी सी ही मिल्क से
काफ़ी जल्दी फीडिंग से भर जाता है। तो अगर हम स्मॉल अमाउंट्स में फ्रिक्वेंटली देंगे तो ये भी सही है। Feeding your baby large amount won't mean that they will go longer between feeds and it may cause adverse effects such as sickness and weight gain. अगर हम बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में दे रहे हैं तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे कोई एडवर्स इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, सिकनेस हो सकती है और इनअप्रोप्रिएट वेट गेन हो सकता है। बॉटल फीडिंग के टिप्स, इंश्योर करें कि आपके पास राइट इक्विपमेंट्स हों, यानी कि रश ना करें बॉटल फीडिंग पे। कोई जल्दी देने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ रेडी टू फार्मूला जो है, यानी कि पहले से ही कुछ ऐसा फार्मूला रख लें जो कि रेडी हो और तब बैकअप के लिए। बॉटल्स जो होते हैं, जब जो है बेबी को भूख लगे, उसे नीड हो, तब बॉटल्स प्रिपेयर करें। मेक श्योर करें कि आप एक रिकग्नाइज इन्फेंट फार्मूला लें जो कि भाई फिजिशियन जो है वो रिकग्नाइज आपको प्रिस्क्राइब करें। और टेम्परेचर प्रेफरेंस देने रखना चाहिए, यानी कि ठंड जो है बॉईल करके, वाटर बॉईल करके एक मैक्सिमम टेम्परेचर पे, यानी कि बहुत ज़्यादा ना कोल्ड हो ना ही बहुत ज़्यादा हॉट हो, उस पे हमने उसे प्रेफरेंस देनी है। वीनिंग किसे कहते हैं? प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सेमी लिक्विड टू सेमी सॉलिड फूड अदर देन ब्रेस्ट मिल्क, यानी कि ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ जब हम सेमी सॉलिड और सेमी सॉलिड लिक्विड फूड जो है वो इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं विद द ग्रोइंग एज, सो इसे हम कहते हैं वीनिंग। ये डेफिनेशन आ सकती है एमसीक्यूज़ में। सो इसमें हम इसकी कंसिस्टेंसी देखते हैं कि वो कितना गाढ़ा है या वाटरी है। फ्रीक्वेंसी देखते हैं कितने टाइम बाद हम दे रहे हैं। कैलोरी डेंसिटी या न्यूट्रिएंट डेंसिटी हम देखते हैं कि उसमें कैलोरीज कितनी है, न्यूट्रिएंट्स कितने हैं। ये सब कुछ हमने मॉनिटर करना होगा। एंड हाइजीन का ध्यान रखना होगा। कैलोरी डेंसिटी हम कहते हैं कि एक फूड में बाय वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम ऑफ फूड में कितनी कैलोरीज हैं, और ये हम कैलोरी पर पाउंड में एक्सप्रेस करते हैं। और न्यूट्रिएंट डेंसिटी हम कहते हैं कि कंटेंट ऑफ फूड में द रेशियो ऑफ न्यूट्रिएंट कंटेंट टू द टोटल एनर्जी कंटेंट, यानी कि जिसमें कि एक फूड जो हमें प्रोवाइड किया गया है उसमें एनर्जी कंटेंट कितना है और न्यूट्रिएंट कंटेंट कितना है। न्यूट्रिएंट डेंस फूड प्रोवाइड सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ वाइटामिन एंड जितने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे उतने ज़्यादा उसे वाइटामिन मिनरल्स वगैरह मिलेंगे और उसकी नीड जो है वो पूरी होगी। और न्यूट्रिएंट डेंसिटी फूड में फ्यू कैलोरीज होती हैं। WHO ने जो रिकमेंड किया कि 6 मंथ ऑफ एज पे कम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो है वो इनिशिएट कर लेनी चाहिए, सप्लीमेंट्री टू ब्रेस्ट मिल्क स्टार्टेड। कम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो होती है हम कहते हैं, एक कम्प्लीमेंट्री फीडिंग होती है, एक सप्लीमेंट्री फीडिंग होती है। कम्प्लीमेंट्री फीडिंग हम कहते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ जब हम और चीज़ें जो है सॉलिड या सेमी लिक्विड फूड जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं, इसे हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री फूड, यानी कि सीरियल्स वगैरह, राइस या फिर मैश पोटैटोज़ वगैरह जो हम स्टार्ट करें इसे हम कम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहते हैं। जबकि सप्लीमेंट्री फीडिंग हम कहते हैं कि अगर ब्रेस्ट मिल्क से ही, उस मिल्क से उनकी जो डाइट है, ये नीड जो है वो पूरी नहीं हो रही, तो हम सप्लीमेंट स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि अगर हम फार्मूला मिल्क दे रहे हैं उसमें ज़्यादा कोई न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर कैलोरीज हैं, प्रोटीन्स हैं जैसे कुछ जो है लैक्टोज इंटॉलरेंस होते तो उन्हें हम लैक्टोज जो है फ्री मिल्क देते हैं तो इसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री मिल्क। लेस मिल्क आउटपुट मैलनरिश मदर, अगर एक मदर जो है वो उनका मिल्क आउटपुट जो है वो लेस है, सो ये मेल नरिश मदर होंगी। रिज़ल्ट में क्या होगा कि जो उनका जो बेबी होगा वो भी मेल नरिश होगा, अंडर वेट होगा। हाँ, इसलिए हम जो है ज़्यादातर लोग क्या होते हैं कि 5 to 6 मंथ से पहले ही वीनिंग स्टार्ट कर लेते हैं। कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग फ्रिक्वेंसी एंड अमाउंट रिड्यूस, वीनिंग के साथ साथ हमने ब्रेस्ट फीडिंग भी देनी है, लेकिन क्या होगा कि बस सिर्फ होगा कि हम आहिस्ता आहिस्ता करके टाइम गुजरते गुजरते फ्रिक्वेंसी जो है उसकी वो और अमाउंट रिड्यूस कर लेते हैं। रीज़न फॉर स्टार्टिंग वीनिंग एट 6 मंथ्स, 6 मंथ्स में वीनिंग किस वजह से हम स्टार्ट करते हैं? ब्रेस्ट फीडिंग बिकम इनएडिक्वेट, अब चाइल्ड जो है वो ग्रो कर रहा है दिन जो है टाइम के साथ, सो उनकी जो नीड्स हैं, न्यूट्रिशन जो नीड्स हैं वो सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क से पूरी नहीं हो रही हैं। सो अब उन्हें जो है वो और चीज़ें भी उनको अपनी जो डिमांड्स है वो पूरी करने के लिए हम सप्लीमेंट्री जो फीडिंग है वो स्टार्ट करते हैं, यानी कि आयरन वगैरह, विटामिन सी वगैरह ये उन्हें और भी ज़्यादा चाहिए। एंजाइम नेसेसरी टू डाइजेस्ट द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ सॉल्ट,
और बिकॉज ग्रोइंग 6 मंथ्स के बाद क्या होता है कि वो एंजाइम जो है बॉडी में सारे एंजाइम जो हैं वो डेवलप्ड हो जाते हैं, जो कि सॉलिड फूड और कॉम्प्लेक्स फूड को डाइजेस्ट करने के लिए होते हैं और 6 मंथ्स के बाद क्या होता है कि बाइटिंग एकम्प्लिशमेंट हो जाती है, यानी कि तीस डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है और इट इज़ अ गुड चांस फॉर चाइल्ड टू लर्न इंडिपेंडेंसी। इससे क्या होता है कि चाइल्ड जो है वो इंडिपेंडेंसी लर्न करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि इंडिपेंडेंट बन जाता है, कप और स्पून वगैरह ख़ुद यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। टू फैमिलराइज द इन्फेंट टू चीव एंड स्वालो सॉलिड फूड, और हम इसलिए भी देते हैं ताकि चाइल्ड जो है वो ग्रोइंग एज के साथ साथ वो चीविंग स्वालोइंग वगैरह ये सब कुछ जो है और डिफरेंट टाइप ऑफ फूड से जो है उसकी फैमिलराइजेशन हो जाए और चीविंग और स्वालोइंग करना जो है वो सीख जाए। प्रिंसिपल ऑफ वीनिंग के कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स हम जो हैं ये फॉलो करेंगे। स्टार्ट वीनिंग व्हेन द चाइल्ड इज़ फ्री फ्रॉम एनी डिजीज़। वीनिंग हम तब स्टार्ट करते हैं जब चाइल्ड को कोई डिजीज़ ना हो, यानी कि फ्री ऑफ डिजीज़ हो और GIT ट्रबल्स ना हो। और ये ज़्यादातर हम समर में स्टार्ट नहीं करेंगे, बिकॉज समर में क्या होता है कि GIT प्रॉब्लम्स की ज़्यादा ससेप्टिबिलिटी होती है और एट अ टाइम हम एक ही फूड आइटम जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे 4 to 7 डेज़ तक, ताकि पहले जो है वो उसको आइडेंटिफाई कर ले, हम देख लें कि चाइल्ड को जो है इस फूड से कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं है, या फिर चाइल्ड जो होता है वो इसे किस तरह से यूज़ कर रहा है, उसे पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। और न्यू फूड्स आर फेड इन स्मॉल, और जो न्यू फूड्स होंगे वो हम स्मॉल अमाउंट में देंगे, फ्रॉम 1 टीस्पून टू अ फ्यू टेबल स्पून्स तक। पुट द स्पून मिड वे बैक ऑन टंग टू फैसिलिटेट स्वॉलोइंग ऑफ सेमी सॉलिड फूड, यानी कि सेमी सॉलिड फूड अगर हम दे रहे हैं तो स्पून को हमने जो टंग है उसके मिड वे में रखना है, बैक की तरफ पुश करना है, बिकॉज अभी वो इतना ग्रो नहीं हुआ है कि वो खुद स्वॉलो करना सीख ले। सो स्वॉलिंग जो है वो सीखने के लिए भी जो है टाइम लगता है, तो इस वजह से। हाउ टू इनिशिएट वीनिंग एंड प्रोग्रेस, हम वीनिंग किस तरह से स्टार्ट करेंगे और इसमें प्रोग्रेस किस तरह लाएंगे। कंसिस्टेंसी सबसे पहले देखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ राइट कंसिस्टेंसी ऑफ फूड एट द राइट एज इज़ इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि राइट एज पे जाएंगे डायरेक्टली 6 मंथ्स में ही हम सॉलिड फूड्स आए, पहले हम सेमी लिक्विड पे जाते हैं, इस तरह लिक्विड से लिक्विड होता है, फिर सेमी लिक्विड होता है, सेमी सॉलिड होता है, फिर सॉलिड की तरफ जाते हैं। सो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसेंशियली फॉलो द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस को हमने फॉलो। ब्रेस्ट फीडिंग जो है 6 मंथ्स तक होती है, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमी लिक्विड जो है 5 to 6 मंथ्स तक हम सीमी लिक्विड देते हैं फॉर डाइजेशन के लिए, स्मूथ एंड जेंटल बेबी चाहिए, ताकि वो बेबी के स्टमक जो है उसे इरिटेट ना करे और इस पर स्मूथ हो के गुजरे। सेमी सॉलिड फूड हम 8 to 9 मंथ्स के बाद देते हैं। अब जो बेबी है वो टेस्ट और टेक्सचर वाले जो एंजाइम्स है वो भी डेवलप हो चुके हैं और वो उसे फील कर पा रहा है। सेमी सॉलिड फूड जो होते हैं आफ्टर 10 मंथ्स के बाद देते हैं। नाउ बेबी जो है नीड फूड दैट सेटिस्फाइड है, अब जो है बेबी को वो फूड चाहिए क्योंकि अब वो ज़्यादा ग्रो हो गया है। सो उसे अब ऐसे फूड चाहिए जो कि उसकी अर्ज को, उसकी फीलिंग जो है उसको फुल फील करवाए। सो हमें ऐसे कम्प्लेक्स टेक्सचर और टेस्ट के फूड देने होते हैं। थिंग्स टू रिमेंबर, न्यूट्रिशन प्लान डेवलप, हमने बेबी के जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो ग्रेजुअली डेवलप करने, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करने, यानी कि एकदम से उन्हें हर तरह के खाने नहीं दे देने हैं और कंसिस्टेंसी हमने देखनी है, ऐसी कंसिस्टेंसी जो कि उसे डाइजेशन में प्रॉब्लम ना हो, इजी डाइजेस्ट हो जाए। वेल बैलेंस डाइट देंगे, यानी कि उसमें सारे विटामिन मिनरल्स अप्रोप्रिएट अमाउंट में होने चाहिए। कन्वीनियंट होना चाहिए कि हम इजी प्रिपेयर कर सकें और अफोर्डेबल भी हो, हाइजीनिक भी हो, और हमने फीड करते वक्त पेशेंस रखना है, जल्दी जो है वो नहीं देना है, इससे उसका जो है डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकता है और फूड आइटम जो है उनकी एबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि हम अपने चाइल्ड को छोड़ दें कि वो कुछ चीज़ों को लाइक करे, डिसलाइक करे। जो है इंट्रोड्यूस करेंगे 1 फूड को एट ए टाइम, यानी कि पहले भी हमने बात की कि एक फूड को हम 4 to 7 डेज़ तक देंगे, पहले देखेंगे कि उसको कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं है, उसे किस तरह वो यूज़ कर रहा है। उसे फूड फैट्स देंगे, फूड फैट यानी कि हॉट एंड कोल्ड फूड्स और लाइट एंड हैवी फूड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स देंगे। फैट और स्वीट वगैरह से उसे रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, वो खा सकता है। आर्टिफिशियल मिल्क फार्मूला जो होते हैं ये रिकमेंड नहीं किए जाते, बिकॉज सबसे पहले हम ब्रेस्ट मिल्क पे जाते हैं। अगर फिर कोई फर्दर डिजीज़ या कोई ऐसी वो हो जिसमें हमने मजबूरन फार्मूला मिल्क लेना हो, तब हम कर सकते हैं। फूड फैट्स हम कहते हैं कि वो डाइट जो कि फैशनेबल होती है, यानी कि उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी नहीं होती है उसकी,
लिंगर्स 1982 में इसने ये अपनी बुक में लिखा था फूड फैट्स के बारे में। इंट्रोड्यूसिंग सॉलिड सेमी सॉलिड फूड्स, हम किस तरह की कब सॉलिड और सेमी सॉलिड फूड जो हैं वो देंगे? जब बेबी 6 मंथ्स का हो जाता है हम सॉलिड और सेमी सॉलिड फूड देना स्टार्ट कर देते हैं ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ, या फिर अगर फार्मूला मिल्क देने तो उसके साथ एडिशन में। इस स्टेज पे क्या हो जाता है कि बेबी जो है अब वो बैठ भी सकता है, हेड वगैरह टर्न कर सकता है, चीविंग मोशंस वगैरह कर सकता है, यानी कि उसके टीथ डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, बाइटिंग करता है। जब हम न्यू फूड देते हैं तो हमने ग्रेजुअली देना है और स्मॉल अमाउंट में देना है ताकि उसे डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ताकि उसे टाइम मिले उस फूड को रिकॉग्नाइज करने में, उसके एंजाइम्स डेवलप होने में उसे टाइम लगेगा। सो हम स्मॉल अमाउंट में देंगे, एकदम से नहीं देना है। लेकिन हम ट्राई करें कि आप सबसे पहले जो है उन्हें सॉफ्ट फूड्स दें ताकि डाइजेस्टिव सिस्टम इरिटेट ना हो। मैश फूड्स देंगे जैसे कि एप्पल की प्यूरी दे दी, या बनाना को मैश करके दे दिया, पोटैटो मैश करके दे दिए, राइस सीरियल्स वगैरह मिक्स करके दे दिया ब्रेस्ट मिल्क और फार्मूला के साथ। इंट्रोड्यूसिंग एनीथिंग न्यू वन एट अ टाइम सो दैट यू कैन गेज योर बेबी रिएक्शन। अगर हम एक न्यू चीज़ दे रहे हैं एट अ टाइम, एक ही न्यू चीज़ दे रहे हैं, सो उससे हमें बेबी का रिएक्शन पता चल जाएगा, क्या वो खाना चाहता है या नहीं खाना चाहता। और समथिंग एट फर्स्ट ट्राई दैम अगेन विद इट लैटर। अगर हम एक दफ़ा उन्हें दे रहे हैं, अगर वो नहीं खाना चाह रहा है देन हम बाद में फिर से भी वो इंट्रोड्यूस करेंगे कि वापस से उसे अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर हम कोई न्यू चीज़ एट अ टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो पहले हम देखेंगे कि बेबी का उसका रिएक्शन क्या है। एट अ टाइम हम एक ही चीज़ जो है वो देंगे न्यू, और फिर उससे हमें क्या होगा कि बेबी का रिएक्शन पता चल जाएगा कि अगर वो खाना चाहता है या नहीं खाना चाहता। अगर वो नहीं खाना चाहता तो हम बाद में फिर से भी इंट्रोड्यूस करेंगे। बेबीज़ जो होते हैं अगर हम उन्हें कुछ ऐसा न्यू दे रहे हैं और वो वापस से अपने मुंह से निकाले तो इसका मतलब हरगिज़ ही नहीं है कि उन्हें वो फूड पसंद नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि उन्हें कोई न्यू सेंसेशन और न्यू टेस्ट फर्स्ट टाइम फील हुआ है। अगर वो जो है सर्टन फूड जो है वो डिसलाइक कर ले, यानी कि वो नहीं खाना चाहते, देन फ्यू अटैम्प्ट्स हम और ट्राई करें कि वाकई में ये उसे पसंद है या नहीं पसंद। अराउंड 9 मंथ्स तक क्या हो जाता है कि बेबी जो है वो ख़ुद चीज़ें पिकअप करना स्टार्ट कर देता है, स्मॉल पीसेस को पिकअप कर सकता है, ख़ुद फीड कर सकते हैं अपने आप को। अलॉन्ग साइड योर नॉर्मल फीडिंग रिजिम की अलॉन्ग साइड हम चॉप्ड पीसेस ऑफ सॉफ्ट फूड जो है वो देंगे, जैसे कि बनाना हो गया, ड्राई सीरियल्स हो गए, वेल कुक पास्ता हो गया। ईच टाइम हाँ अगर कोई न्यू चीज़ दे रहे हैं तो उसके दरमियान हम कुछ डेज़ का गैप रखेंगे, देखेंगे कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं है। जो है वो टर्म हम यूज़ करते हैं कि जब चाइल्ड जो है उसके आप 6 to 9 मंथ्स के बाद अराउंड जो है उनके टीथ डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो एवरी चाइल्ड विल डिफर, इट कैन टेक अप टू एंड हाफ ईयर फॉर अ फुल सेट, यानी कि 1 या 1.5 साल लगता है उसके फुल सेटअप ऑफ टीथ बनने में। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम चाइल्ड जो होता है उसमें वैरायटी ऑफ इफ़ेक्ट्स होते हैं टीथ डेवलपमेंट के, जिसकी वजह से वो डिसकम्फर्टेबल फील करता है। अगर हम इस इरिटेशन को रोकना चाहते हैं तो टीथिंग जेल लगा सकते हैं, उनके गम्स पे मसाज कर सकते हैं और पैरासीटामोल और आइब्रोफिन वगैरह दे सकते हैं। प्री स्कूल चिल्ड्रन क्या होता है? व्हेन चिल्ड्रन जो होते हैं बिटवीन द एजेस ऑफ 1 and 5, जब 1 और 5 साल के करीब होते हैं, गुड न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा इसेंशियल होती है, क्योंकि ये टाइम जो होता है उनका ग्रोइंग टाइम होता है, इनकी डेवलपमेंट होती है, बोन्स जो हैं वो बनना स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाती हैं, टीथ डेवलपमेंट होती है, मसल्स बनते हैं, जनरली हेल्थी बॉडी जो है वो डेवलप्ड होती है। फ्रॉम 1 अपवर्ड यू कैन बिगन टू स्टार्ट फीडिंग योर चिल्ड्रन। और 1 to 5 ईयर्स तक क्या हो जाता है कि हम चाइल्ड जो है उसे रेस्ट ऑफ द फैमिली के साथ फीडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि जो बाकी फैमिली वाले खा रहे हैं उसे भी वही देते हैं। दैट इज़ ऑफ कोर्स जिसकी अगर फैमिली जो है वो हेल्थी फूड्स ले रही हैं सो उसे भी हमने वही उसी के साथ देना है। और जब हम टू बिगन यू विल हैव टू कट द फूड, और जब ये बिगन यानी कि ये जब हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि बाकी सबके साथ अगर वो मिल के खा रहे हैं तो हम ख़ुद उसे कट करके देंगे फूड वगैरह, और उसको ख़ुद की सुपरविजन एंड गाइडेंस की मदद से उसे जो है पूरा प्रॉपर वे सिखाएंगे किस तरह उसने अपने आप को फीड करना है।
By the age of 5, preferably earlier, your child should be able to competently manage their meal times independently. और ऐसा करने से क्या होगा कि 5 years एज तक वो इंडिपेंडेंटली अपने मील टाइम्स को मैनेज करना स्टार्ट कर देगा. ट्राई टू इनकॉर्पोरेट अ वाइड रेंज ऑफ हेल्थी फूड्स. ट्राई करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें हेल्थी फूड्स दें, इंक्लूडिंग फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी, पोल्ट्री, लीन मीट्स, फिश, एग्स एंड होल ग्रेन वगैरह ये सब कुछ दें, क्योंकि ये उसका डेवलपमेंटल ग्रोइंग टाइम होता है. और ट्राई करें कि जंक फूड जो है उसे कम से कम दें, बट फील फ्री टू गिव योर चिल्ड्रन द ओकेजनल ट्रीट सच एज क्रिप्स और चॉकलेट. लेकिन ओकेजनली आप एट अ टाइम मतलब दिन में बहुत ज़्यादा मिनिमम अमाउंट में दे सकते हैं. एज फॉरबिडिंग दैम कम्प्लीटली मे मेक दैम सीम मोर अट्रैक्टिव, क्योंकि अगर आप कम्प्लीटली उसे फॉरबिड कर देंगे, उसे मना कर देंगे, तो वो उनको और भी वो वाली चीज़ें अट्रैक्टिव नज़र आएंगी और वो उसकी तरफ भागेंगे. हेल्थी ईटिंग फॉर चिल्ड्रंस. Key food groups. Try to make sure that your child is having the following every day to ensure they are receiving all the essential. आपने ये ध्यान में रखना है कि हर दिन आपकी चाइल्ड को हर जितनी भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो नीड्स उनकी जो है डाइट में एडेड हों, और जो कि उनके ऑप्टिमम ग्रोथ एंड हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं जैसे कि सीरियल्स, ब्रेड, राइस एंड पास्ता वगैरह गुड सोर्स है एनर्जी का फॉर एक्टिव एंड ग्रोइंग चिल्ड्रंस में. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो होते हैं, गवर्नमेंट हैज़ रिकमेंड दैट एवरी इंक्लूडिंग चिल्ड्रन शुड एम फॉर 5 पोर्शन ऑफ फ्रूट और वेजिटेबल पर डे. 5 पोर्शन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स पर डे जो है ये रिकमेंड किया जाता है कि हर चिल्ड्रन को हर दिन मिलने चाहिए. मिल्क एंड डेयरी फूड, चिल्ड्रन जो होते हैं इन्हें कैल्शियम की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनकी बोन जो है उनकी ग्रोथ हो रही होती है इस टाइम में है. सो इनकॉर्पोरेट करें कि चाइल्ड जो है उनके डाइट में कैल्शियम वगैरह बहुत ज़्यादा एडेड हो. फ्रॉम द एज ऑफ 1 यू नो लॉन्गर नीड टू यूज़ फार्मूला मिल्क एंड नॉर्मल काउ मिल्क इज़ फाइन. ये 1 मंथ एज के बाद जो है आपको अगर आप पहले से जो है चाइल्ड वो फार्मूला मिल्क ले रहा है, तो 1 मंथ एज के बाद जो है उसे फार्मूला मिल्क की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब वो काउ मिल्क जो है वो ले सकता है. अगर आपका जो बेबी है वो लॉट ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा मिल्क ले रहा है और अदर फूड जो है वो नहीं ले रहा है, तो हम ये मिल्क जो है उन्हें दूसरे उसमें एक्सप्रेस करके दे सकते हैं, यानी कि योगर्ट वगैरह उससे दे सकते हैं जो कि मिल्क से बना है, या फिर सीरियल्स वगैरह पे मिल्क डाल के दे सकते हैं. प्रोटीन जो है ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल पार्ट है चिल्ड्रन की ग्रोथ की, उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नीड्स है, क्योंकि ये हमारे सेल की ग्रोथ एंड सर्वाइवल में हेल्प करता है. प्रोटीन के सोर्सेज जो है मीट, फिश, और प्रोटीन सोर्सेज जो होते हैं ये हमने वंस या ट्वाइस अ डे देना है. बहुत सारे न्यूट्रिशंस जो होते हैं ये रिकमेंड करती हैं कि पर वीक हमने 2 सर्विंग्स देने हैं फ़िश के, बॉयल चाहे वो बॉयल हो या फिर कुक्ड हो, और इंश्योर करें कि वो ऐसे कुक्ड हो कि उन्हें जो है वो डाइजेशन में डाइजेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो. गुड अल्टरनेटिव्स जो हैं मीट के वो एंड फिश के वो एग और पल्सेस वगैरह भी दे सकते हैं. फैट्स, वो चिल्ड्रंस जो कि अंडर द 2 years ऑफ एज के होते हैं उन्हें कंसनट्रेटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है, और कंसनट्रेटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो फ़ैट से ही प्रोवाइड हो सकती है. जैसे जैसे चिल्ड्रन जो है वो बढ़ते जाते हैं, यानी कि उनकी एज होती जाती है, तो उनके जो डाइट होती है उसमें फ़ैट की अमाउंट कम से कम होती जाती है. और हेल्दी अनसेचुरेटेड फैट्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए हेल्दी फैट्स होते हैं एंड कंसनट्रेटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी के लिए ज़रूरी होते हैं. हेल्दी अनसेचुरेटेड फैट्स जो है ये हम प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू हेल्दी अनसेचुरेटेड फैट, गुड फैट्स को कहते हैं, एंड ये ऑयली फ़िश, एवोकाडो, सीड एंड नट्स के ज़रिए से ये इसके हाईली सोर्स हैं फ़ैट के. और बैड सेचुरेटेड फ़ैट जो है, जो कि क्रीम, चीज़ एंड फैटी मील्स में होता है, मीट में होता है, ये हमने लिमिट कर देना है, बिकॉज ये बैड है हेल्थ के लिए और अफेक्ट कर सकते हैं, ओबेसिटी वगैरह, ओवरवेट कॉज कर सकते हैं. हेल्दी ईटिंग फॉर चिल्ड्रंस. की न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं जो कि चिल्ड्रंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सबसे पहले है विटामिन ए. विटामिन ए जो है ये ग्रोथ को प्रमोट करता है, हेल्दी स्किन एंड सेल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है.
है। इसके जो हाईली रिच सोर्सेज हैं विटामिन ए के, एंड विटामिन ए जो है ये आई साइट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जिनकी आई साइट वीक होती है विटामिन ए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है इसमें। एग्स में होता है, चीज़ में होता है, वेजिटेबल्स में होता है, और इसके हम ज़्यादातर सप्लीमेंट्स वगैरह ले लेते हैं। विटामिन सी जो होता है वुंड हीलिंग के लिए, और जैसे स्कर्वी डिजीज़ होती है यानी कि गम से ब्लीडिंग आती है उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। इन जनरल ये इम्यून सिस्टम को बिल्टअप करने के लिए ज़रूरी होता है, ग्रोथ में हेल्पफुल होता है, एंड आयरन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से अगर विटामिन सी की जो है डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आयरन हमारे फूड से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। विटामिन सी जो है ये सारे सिट्रस फ्रूट, जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं ये सारे रिसोर्सेज होते हैं वो विटामिन सी के, एंड विटामिन सी का रिसोर्स जो है वो ऑरेंज है। जो है इज़ न्यूट्रिएंट इन नेसेसरी स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ की डेवलपमेंट में ज़रूरत है। जैसे कि चिल्ड्रन बढ़ते जाते हैं तो उनकी बोन्स जो है वो उनकी मिनरलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, तो उसके लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स है उस सब में होगा। आयरन जो है ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल विटामिन है, न्यूट्रिएंट है। ये हमारे ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, यानी कि आयरन जो होता है हमारे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक बहुत ज़्यादा इसेंशियल पार्ट है। हीमोग्लोबिन जो है जो कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है उसके अंदर आयरन होता है जिसके साथ ऑक्सीजन बाइंड होता है। ये उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड ये मीट में होता है और ग्रीन वेजिटेबल्स, होल ग्रेन वगैरह में होता है, एंड ग्रीन वेजिटेबल्स में सबसे ज़्यादा स्पैनिश में होता है। फिर है जिंक जो है ये हेल्प करता है बॉडी हार्मोन्स एंड एंजाइम्स जो है इज़ नीडेड टू हेल्प द बॉडी हार्मोन्स एंड एंजाइम टू परफॉर्म। ये हार्मोन्स एंड एंजाइम की परफॉर्मेंस में हेल्प करता है, उनके जितने रिएक्शंस होते हैं उसमें हेल्प करता है। ये मीट में होता है, फिश, डेयरी, होल ग्रेन एंड नट्स वगैरह में होता है। मदर रिगार्डिंग चिल्ड्रंस न्यूट्रिशन, यानी कि हम मदर को किस तरह से काउंसिल करेंगे, उन्हें किस तरह से टीच करेंगे, एजुकेट करेंगे अबाउट द चिल्ड्रंस के न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन काउंसलिंग जो है ये होती क्या है? न्यूट्रिशन काउंसलिंग जो है वो प्रोसेस होता है जिसमें हम जो है फाइंड करते हैं द सोल्यूशन टू चाइल्ड न्यूट्रिशन प्रॉब्लम। अगर चाइल्ड को कोई न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है, उसे किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है, किसी चीज़ से एलर्जी, किसी मिल्क से एलर्जी है, सो हम उनकी मदर के साथ मिलके वो प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस करते हैं और उसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन काउंसलिंग। अनलाइक न्यूट्रिशन एजुकेशन की तरह न्यूट्रिशन काउंसलिंग जो है ये न्यूट्रिशन काउंसलिंग जो होता है ये 2 वे प्रोसेस है, जबकि एजुकेशन 1 प्रोसेस भी हो सकता है, 1 वे प्रोसेस भी हो सकता है, लेकिन काउंसलिंग जो है वो 2 वे प्रोसेस है जिसमें मदर जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी, यानी कि चाइल्ड जो है उसके उनके बेबी को जो प्रॉब्लम है रिगार्डिंग न्यूट्रिशन वो डिस्कस करेंगी एंड एनालाइज करेंगी, दोनों मिलके एनालाइज करेंगे कॉज को, एनालाइज करेंगे कॉज को एंड आइडेंटिफाई करेंगे द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड सोल्यूशन, एंड फिर वो आइडेंटिफाई भी करेंगे कि हम इसके लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जितना अफोर्डेबल है तो उसमें हम कौन सा सोल्यूशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ द वुमेन व्हेन बिकमिंग प्रेग्नेंट एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब एक वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट होती है या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये डिपेंड करता है इसी के उस पर डिपेंड करती है फीटल की जो है हेल्थ है वो इसी पे डिपेंड करती है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर जो है उसका न्यूट्रिशन स्टेटस अगर हेल्पफुल होगा तो उनका बेबी जो है वो भी हेल्दी होगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी, ज़्यादातर इसमें क्या होता है कि अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशिएंसी हो जाती है मदर में, जैसे कैल्शियम, आयरन एंड विटामिन ए वगैरह की अगर जो है डेफिशिएंसी हो जाती है तो इससे क्या होता है कि मदर की हेल्थ जो है वो सही नहीं होती, रिस्क पे होती है, एंड उसकी वजह से जब मदर की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी एंड बेबी जो है वो भी रिस्क पे होगा। पुअर मैटरनल वेट गेन, अगर प्रेगनेंसी के दौरान मैटरनल वेट गेन जितना होना चाहिए वेट गेन उसके मुताबिक नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उनकी डाइट एडिक्वेट नहीं है। इसकी वजह से क्या हो जाता है कि प्रीमेच्योर डिलीवरी का रिस्क हो सकता है, और या अगर जो बेबी होगा उसका वेट जो है वो कम होगा एंड बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं उसमें। न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड काउंसलिंग स्ट्रेटजीज हैव बेनिफिशियल आउटकम ऑन मैटरनल एंड फीटल आउटकम। न्यूट्रिशन एजुकेशन और काउंसलिंग स्ट्रेटजीज़ जो हम करते हैं, यानी कि अगर एक मदर जो है वो प्रेगनेंसी में अगर कोई न्यूट्रिशन काउंसलिंग ले ले तो ये बहुत ज़्यादा उसके लिए भी हेल्पफुल होगा और इसके फीटल के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा।
गैलेड्रा स्टेप्स फिट इनटू द ट्रिपल ए साइकिल। गैलेड्रा जो है ये क्या है? गैलेड्रा जो है ये एक वो है, एब्रीवेशन है। जी का मतलब होता है यानी कि हम किस तरह काउंसलिंग करते हैं। गैलेड्रा जो है ये एक काउंसलिंग का वो है एब्रीवेशन, जिसमें हम करेंगे कि ग्रीट द मदर, यानी कि सबसे पहले जब हम काउंसलिंग स्टार्ट करेंगे तो हमने किस तरह स्टार्ट करनी है। पहले हम ग्रीटिंग करेंगे यानी कि इंट्रोडक्शन करेंगे। आस्क हर अबाउट द फीडिंग प्रैक्टिस ऑफ द चाइल्ड। फिर हम उनसे पूछेंगे कि उनकी चाइल्ड जो है उनकी फीडिंग प्रैक्टिस यानी कि कैसी, यानी कि वो दिन में कितनी दफ़ा ब्रेस्ट फीडिंग देती हैं उन्हें और किस तरह देती हैं, और चाइल्ड जो है उसका रिएक्शन क्या है, रिस्पॉन्स क्या है। एल से आता है लिसन टू व्हाट द मदर से। फिर हमने सुनना है एक एक लफ्ज़ और शुरू से सब कुछ सुनना है, यानी कि डिटेल क्वेश्चन आंसर करनी है हमने तो मदर को हमने सुनना है पूरी डिटेल में। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड रिसोर्सेज। फिर हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते कि प्रॉब्लम है कहाँ पे, मदर के उसमें कोई प्रॉब्लम है या चाइल्ड के रिस्पॉन्स में कोई प्रॉब्लम है। और फिर हम रिसोर्सेज देखते कि हमारे पास कितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उसके मुताबिक ये प्रॉब्लम क्या है और फिर हमें इसका क्या वो सोल्यूशन आइडेंटिफाई करना है। डिस्कस द फीडिंग डिफ़िकल्टी शी हैज़ एंड द कॉज ऑफ मैल न्यूट्रिशन इन द चाइल्ड। फिर हमने देखना है कि उन्हें फीडिंग देने में क्या डिफ़िकल्टी पेश आ रही है और उनका जो चाइल्ड है यानी कि उनका जो बेबी है तो वो किस वजह से मैल न्यूट्रिशन में चला गया, यानी कि मैल न्यूट्रिएंट क्यों हो गया है। डिसाइड ऑन द अल्टरनेटिव एक्शन दैट द मदर एग्री टू अंडरटेक। फिर हम एक्शंस पे जाएंगे, यानी कि हम देखेंगे कि हम डिफरेंट सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे कि हमने कौन सा सॉल्यूशन जो है वो टेक ओवर करना है, यानी कि किस एक्शन को परफॉर्म करने से जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है और मदर जो है वो उस पर एग्री होनी चाहिए। आर से आता है रिकमेंड द अल्टरनेटिव पॉसिबल सोल्यूशन। फिर हम जो पॉसिबल सोल्यूशन निकलते हैं जिसमें मदर एग्री हो तो वो हम सोल्यूशन बता देते हैं। एंड देन अपॉइंट हर फॉर रीअसेसमेंट। और फिर जब वो अप्लाई करेंगे उसके बाद फिर हम रीअसेसमेंट के लिए भी उन्हें बुलाते हैं कि बाकी इस एक्शन से या इस सोल्यूशन से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है या नहीं हो गई है। एसेंशियल न्यूट्रिशन एक्शंस यानी कंपोनेंट, यानी कि एसेंशियल न्यूट्रिशन एक्शन जो है वो एक मदर की क्या क्या होने चाहिए और की मैसेज उसके लिए क्या है। ऑप्टिमल ब्रेस्ट फीडिंग, सबसे पहला जो एक्शन है वो है ऑप्टिमल ब्रेस्ट फीडिंग देनी चाहिए अपने बेबी को। की मैसेज इसके क्या है कि इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर आफ्टर डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी के विद इन 1 आवर जो है विद इन 1 आवर डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो स्टार्ट कर लेनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा उस बेबी के लिए। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि हमने 6 मंथ्स तक ब्रेस्ट फीडिंग देनी है एंड मदर जो है उन्हें डे नाइट फ्रिक्वेंटली ब्रेस्ट फीडिंग देनी है बिकॉज मदर को चाहिए कि वो इन्फेंट को यानी कि बेबी को उसकी डिमांड पे फीड करे, यानी कि जब वो उसे अर्ज हो यानी कि उसे वो चाहता हो तब उसे मिले। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो विद इन 24 आवर 8 to 12 टाइम्स जो है मिनिमम ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो देना चाहिए एंड एवरी 2 to 3 आवर्स बाद आप ऑफ़र करें। मदर ब्रेस्ट फीड मोर फ्रिक्वेंटली और एक्सप्रेस हर मिल्क इफ़ द इन्फेंट कैन नॉट ब्रेस्ट फीड। मदर जो है वो ब्रेस्ट फीड देगी मोर फ्रिक्वेंटली, लेकिन अगर इन्फेंट नहीं ले रहा है देन वो एक्सप्रेस करेंगे। एक्सप्रेस का हमने शुरू में पढ़ा कि यानी कि किसी बॉटल में दे के बॉटल में या किसी फीडर वगैरह में दे के दे। इसे हम कहते हैं एक्सप्रेस करना। मदर की पोजीशन जो है वो सही होनी चाहिए इन्फेंट को जो है अटैच करने की एंड मदर जो है वो ऑफ़र करे सेकंड ब्रेस्ट आफ्टर इन्फेंट रिलीज़ द फर्स्ट, यानी कि फ़र्स्ट ब्रेस्ट के बाद वो सेकंड वाला भी ऑफ़र करे। द मदर शुड ईट मोर देन यूजुअल मील 1 एडिशनल मील। तो जो है ज़्यादा एनर्जी जो है वो इन्फेंट ले रहा है, मदर जो है वो इस टाइम में क्या करेंगी 6 मंथ्स तक जो है वो अपने जो मील है उसमें 1 एडिशनल मील के साथ लेंगी। देन सेकेंड इज़ ऑप्टिमल कम्प्लीमेंट्री फीडिंग, यानी कि जब 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हो जाए तो उसके बाद हमने ब्रेस्ट फीडिंग जो है उसका फ्रिक्वेंसी और उसकी ड्यूरेशन कम कर देनी है एंड उसके साथ साथ कोई सॉफ्ट फूड वगैरह जो है वो भी स्टार्ट कर देने हैं और ब्रेस्ट फीडिंग पे डिमांड पे देनी है।
मदर और केयर गिवर इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फीडिंग, और फिर अब वो फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज़ कर देंगे, एंड अमाउंट ऑफ फूड जो है वो भी एंड अमाउंट ऑफ फूड एज जो चाइल्ड, जब चाइल्ड जो है वो ग्रो करता जाएगा तो फूड की अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ कर दी जाएगी। इंक्रीज़ द फूड थिकनेस, और जैसे जैसे वो ओल्डर हो रहा है देन फूड की जो थिकनेस है वो भी इंक्रीज़ होनी चाहिए, यानी कि जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि पहले हम लिक्विड देते हैं, सेमी लिक्विड देते हैं, सॉलिड देते हैं, सेमी सॉलिड, इस तरह देते हैं। सो उसी स्टेप में अगर हम चलें देन उसकी जो है वो डिमांड और उसका जो न्यूट्रिशन डिमांड है वो उसके साथ साथ पूरी होती जाएगी। इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फूड एज ए चाइल्ड गेट ओल्डर, और अमाउंट ऑफ फूड भी हम इंक्रीज़ करेंगे जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा। गुड हाइजीन और सेफ फूड प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एक्टिव रिस्पॉन्सिव फीडिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिक चाइल्ड फीडिंग, यानी कि जो सिक चाइल्ड होगा, या अगर प्री मेच्योर है, या फिर डिलीवरी उसकी बहुत पहले हो गई है, या फिर वो बहुत ज़्यादा सिक है तो उसको जो है बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली, जो नॉर्मल बेबी को दी जा रही है उससे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली उसे ब्रेस्ट फीडिंग देनी है, और अगर वो नहीं ले रहा है देन एक्सप्रेस करना है। मैटरनल न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन के दौरान मैटरनल की क्या न्यूट्रिशन, की मदर की क्या न्यूट्रिशन होनी चाहिए। आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन अगर वो लेंगी तो अगर मदर हेल्थी होगी देन चाइल्ड भी हेल्थी होगा। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया, मलेरिया से जो है वो उसकी ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन जो है उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि मलेरिया ना हो जाए। फूड इनटेक जो है वो इंक्रीज़ कर देना है, बिकॉज अब जो है वो एक और बॉडी जो है वो मदर की बॉडी में आ जाती है, सो डेवलप हो रही होती है, तो आधी न्यूट्रिशन जो है वो उसको भी ज़रूरत होती है। 2 एक्स्ट्रा मील ईच डे ड्यूरिंग लैक्टेशन, और जब लैक्टेशन का पीरियड स्टार्ट होता है तो उसके दौरान 2 एक्स्ट्रा मील लेने हैं। डी वॉर्मिंग ड्यूरिंग द 3rd ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, 3rd ट्राइमेस्टर के दौरान डी वॉर्मिंग करनी है। टैबलेट एल्बेंडाजोल 400 मिलीग्राम एंड एबेंडाजोल 500 मिलीग्राम, ये जो है डी वॉर्मिंग के हैं, यानी कि अगर वर्म्स वगैरह जो हैं वो इंटेस्टाइन में डेवलप्ड हो गए हैं तो उसके लिए जो है हम एंटी डी वॉर्मिंग ड्रग्स देते हैं 3rd ट्राइमेस्टर में। 1st एंड 2nd ट्राइमेस्टर में नहीं दे सकती, 3rd ट्राइमेस्टर में ये हेल्पफुल। दैट्स ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन कंसिडरेशन इन प्री स्कूल, इन्फेंट एंड प्री स्कूलर। होप सो यू विल अंडरस्टैंड कम्प्लीटली द वीडियो। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।